वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सेक्शन 19 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम, जो बात करता है प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। नाउ सेक्शन 19 में पहुंचने से पहले हमने डिस्कस करा था एडमिशन क्या होता है, एडमिशन कौन कर सकता है और एडमिशन किन सिचुएशन में कर सकते हैं। एडमिशन जैसे कि हमने देखा था एक स्टेटमेंट होती है, जो मेकर ऑफ द एडमिशन होता है वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही कोई ऐसी स्टेटमेंट कर रहा है जो कि एज एडमिशन एडमिसिबल हो जाती है कोर्ट में। अब एडमिशन तो हो गया है, ये प्रूफ कैसे होगी, तो इसको डील कर रहा है सेक्शन 19 आपका। सेक्शन 19 में आपको एक तो जनरल रूल दे रखा है एडमिशन को प्रूफ करने का, साथ में उस जनरल रूल के 3 एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं। नाउ सेक्शन 19 रीड्स एज एडमिशन आर रिलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। ये बोल रहा है एडमिशन रिलेवेंट होते हैं और प्रूफ भी किए जा सकते हैं, पर उस व्यक्ति के अगेंस्ट प्रूफ किए जा सकते हैं जो कि वो एडमिशन कर रहा है, या फिर अगर किसी उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ने अगर कोई एडमिशन करा है तो वो एडमिशन उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट प्रूफ हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के अगेंस्ट प्रूफ हो सकता है, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। परंतु एडमिशंस कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। सो एडमिशन जो कर रहा है व्यक्ति वो अपने लिए अपने बिहाफ पे उन एडमिशन को प्रूव नहीं कर सकता, या फिर अगर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ने कोई ऐसा एडमिशन करा है अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट करा है तो वो खुद ही उस एडमिशन को प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि एडमिशन प्रूव करने का जनरल रूल क्या है, दैट इट इज प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। नाउ इस क्लॉज के साथ हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन ए, और इलस्ट्रेशन ए पढ़ने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी के अगेंस्ट एडमिशन प्रूव होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम एक छोटा सा। सपोज करो ए और बी के बीच में केस चल रहा है एक विल को लेके कि ये जो करंट विल है ये जेन्युइन है या फोर्ज्ड है। ए बोलता है कि ये डीड जो है ये जेन्युइन है, बी बोलता है ये डीड जो है फोर्ज्ड है। करंट केस के पर्पस के लिए बी बोल रहा है कि ये डीड जो है ये फोर्ज्ड है और ए कह रहा है ये सही है। अब ये डीड प्रूफ कैसे होगी? अब बी जो कह रहा है कि ये डीड झूठी है, ये कैसे इसके अगेंस्ट प्रूव होगी? तो ए को पता था कि बी का पहले कोई केस चल रहा था किसी दूसरे कोर्ट में। ए उस कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स लेके आता है कोर्ट में और बोलता है कि ये देखो पिछले केस में बी ने बोला था कि ये डीड जो है ये जेन्युइन है। अब ये बातें तो कॉन्ट्राडिक्ट होगी ना, क्योंकि बी करंट केस में बोल रहा है डीड फोर्ज्ड है, पर ए बोल रहा था कि ये डीड जेन्युइन है। अब ए ने इस डीड को जेन्युइन दिखाने के लिए बी की पहले की कोई स्टेटमेंट लाके रख दी, कोई डॉक्यूमेंट पहले का केस लाके रख दिया जहां पे बी ने बोला है कि डीड जो जेन्युइन है। तो ए ने अपनी बात को प्रूफ कर दिया बी की बात से, जो कि बी ने अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट किसी दूसरे केस में बोला हुआ था। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इस चीज को और समझते हैं हम इलस्ट्रेशन ए के साथ, क्योंकि जनरल रूल से इलस्ट्रेशन ए डील कर रहा है, इससे हमें ऊपर वाला क्लॉज भी क्लियर हो जाएगा। इस इलस्ट्रेशन ए में सवाल उठता है कि बिटवीन ए एंड बी वेदर अ सर्टेन डीड इज और इज नॉट फोर्ज्ड। ए अफर्म्स दैट इट इज जेन्युइन, बी दैट इट इज फोर्ज्ड। सो ए में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय बी दैट द डीड इज जेन्युइन। नाउ ए और बी के बीच में एक डीड को लेकर सवाल केस चल रहा है। ए बोलता है कि ये डीड जो है ये जेन्युइन है और बी बोलता है कि ये तो फोर्ज्ड है। तो ये डीड जेन्युइन है, अगर बी ने कोई ऐसा एडमिशन कर रखा है कि डीड जो है वो जेन्युइन है तो ए उस चीज को यूज कर सकता है। करंट केस में तो बी बोल रहा है कि डीड जो है ये फॉल्स है, पर अगर बी ने कहीं पे भी पहले कहीं या किसी डॉक्यूमेंट में ऐसा बोला है या करा है या कहा है कि डीड जेन्युइन है, उस चीज को ए यूज कर सकता है अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि डीड जो है वो जेन्युइन है। क्योंकि जो बी ने अगर पहले किसी केस में बोला है कि डीड फॉर्ज्ड है तो वो एक तरीके से उसने एडमिशन करा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगी करंट केस में कि डीड जो है वो जेन्युइन है। सो उसी तरीके से बट ए कैन नॉट प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट अ डीड इज जेन्युइन। पर ए अपनी बात को खुद नहीं प्रूव कर सकता कि डीड जो है वो जेन्युइन है। हम एडमिशन पर्पसेस से बात कर रहे हैं, वैसे तो डीड को प्रूव करने के और भी तरीके हैं, बट एडमिशन के रूप में ए खुद प्रूव नहीं कर सकता कि वो डीड जेन्युइन है। उसी तरीके से बी अपनी स्टेटमेंट को प्रूफ नहीं कर सकता कि डीड फोर्ज्ड है। सो दिस इज द जनरल रूल कि जो एडमिशन है वो उसके अगेंस्ट प्रूव हो सकते हैं, उसके फेवर में प्रूफ नहीं हो सकते। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था दैट एडमिशंस आर रिलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। अब नाउ एक केस आया था और वो इस जनरल रूल को सपोर्ट करता था कि अगर कोई बंदा डिफिकल्टी में है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एडमिशन करेगा, वो कोर्ट में आके अपने एडमिशन को खुद ही प्रूव कर लेगा और वो केस जीत जाएगा। तो इस जनरल रूल और आर वर्सेस हार्डी के कुछ एक्सेप्शन है जो हमें सेक्शन में दे रखे हैं, वो 3 एक्सेप्शन है। अब हम इन
एक्सेप्शंस को डील करेंगे कि किन सिचुएशन में पर्सन अपने एडमिशंस को खुद ही प्रूव कर सकता है। तो हम एक्सेप्शन देखते हैं और फर्स्ट एक्सेप्शन को हम रीड करते हैं कि फर्स्ट एक्सेप्शन जो है जनरल रूल का वो क्या है। एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड इट वुड बी रिलेवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन्स अंडर सेक्शन 26। सेक्शन 26 में कमेंट्स में प्रिंट डाउन कर रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, एक बार आप कमेंट में पढ़ लेना फिर इस चीज़ को समझना तो शायद आपको और अच्छे से समझ आए। तो सेक्शन 26 बात करता है उन सर्कमस्टांसिस की जहां पर किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया या एडमिशन करा है पर वो कोर्ट में नहीं आ सकता। वो कोर्ट में इसलिए नहीं आ सकता, जो सेक्शन 26 में क्लॉजेस दे रखे हैं उन क्लॉजेस के रीजन की वजह से वो पर्सन कोर्ट में नहीं आ सकता। जैसे कि सेक्शन 26 में एक रीजन ये भी है कि जिसने वो एडमिशन या स्टेटमेंट करी है वो व्यक्ति मर चुका है। अब मरा हुआ व्यक्ति कोर्ट में तो आ नहीं सकता, पर अगर उसने कोई एडमिशन या स्टेटमेंट दिया तो वो प्रूव की जा सकती है। यही बात पहला एक्सेप्शन कर रहा है कि ऐसा एडमिशन प्रूफ भी किया जा सकता है उस पर्सन के बिहाफ में जिसने वो एडमिशन करा है, अगर वो इस तरीके का एडमिशन है कि वो सेक्शन 26 में रिलेवेंट हो जाता है बिटवीन थर्ड पर्सन्स, तो वो एडमिशन प्रूव कर सकता है वही पर्सन जिसने वो एडमिशन किया है। इसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन बी और इलस्ट्रेशन सी है, इस चीज को हम समझते हैं और अच्छे से विद द हेल्प ऑफ द इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन बी बोलती है ए द कैप्टन ऑफ अ शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे, एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप वाज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। A produces a book kept by him in the ordinary course of business, showing observations alleged to have been taken by him from day to day and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements because they would be admissible between third parties if he were dead under clause B of section 26. एक शिप का ऑनर है, वो कैप्टन ऑफ अ शिप, जो कैप्टन शिप चलाता है उसके ऊपर एक इल्जाम लगाता है कि भाई तुमने मेरी शिप को तबाह कर दिया, और ऑनर ये रीजन बताता है कि आप जो शिप को है वो उसको उसके रूट से नहीं लेके गए थे, आप क्योंकि आपने रूट चेंज कर दिया था, उसको प्रॉपर कोर्स से नहीं लेके गए थे, इसलिए वो शिप तबाह हुई है। अब जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो एक बुक मेंटेन करता है और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसी एक बुक मेंटेन करते हैं सारे कैप्टन, जहां पे लिखा होता है कि जो शिप है आपकी वो कौन कौन से रूट से जा रही है, कितने बजे कौन सी जगह पे रुकी है और किस डायरेक्शन में जा रही है और किस रूट से जा रही है। तो कैप्टन उसी रजिस्टर को लेके आता है और बोलता है कि ये देखो इसमें मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी है कि शिप कहाँ से गई है, और इससे ये पता चलता है कि शिप को हम रूट चेंज करके नहीं लेके गए थे बल्कि इस रूट से ही लेके गए थे। नाउ ए मे प्रूव दिस स्टेटमेंट्स, ए अपने रजिस्टर में लिखी हुई बातों को कैसे दिखा सकता है, कैसे प्रूव कर सकता है, तो ये पावर उसको दी है सेक्शन 26 के क्लॉज बी ने। सेक्शन 26 क्लॉज बी में रिलेवेंट हो जाती है क्योंकि ये स्टेटमेंट एडमिसिबल होती है और रिलेवेंट होती बिटवीन द थर्ड पार्टीज। नाउ थर्ड पार्टीज मतलब आप सपोज करो जो शिप का ओनर है उसने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगा क्योंकि शिप तबाह हो गई है, तो उसकी शिप इंश्योर थी, उसने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगा। अब कैप्टन ऑफ शिप भी जीवित नहीं है, सपोज करो वो मर चुका है। नाउ उसको वो रजिस्टर मिल जाता है ओनर ऑफ शिप को, जहां पे लिखा हुआ था कि ये शिप कौन कौन से रूट से गया है, कितने बजे कहां पे रुका था, वो सारी चीजें लिखी है। तो ए जो है ओनर ऑफ शिप वो इंश्योरेंस कंपनी को दिखाता रजिस्टर कि देखो शिप हमारे सही रूट से गई है, दूसरे रूट से नहीं गई है, इसलिए हमारी शिप को जो लॉस हुआ है वो आप हमें पैसा दे क्योंकि हमारी शिप जो है वो इंश्योर थी। नाउ इंश्योरेंस कंपनी और ओनर ऑफ द शिप के बीच में भी ये रजिस्टर रिलेवेंट होता प्रूव करने के लिए कि शिप किस रूट से गई है, और ये क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 26 में आपको पावर दिया प्रूव करने के लिए। जब ये रजिस्टर थर्ड पर्सन के बीच में रिलेवेंट हो पा रहा है तो वो इस केस में भी रिलेवेंट होगा जब कैप्टन ऑफ अ शिप के ऊपर इल्जाम लगाए शिप को तबाह करने के लिए क्योंकि वो गलत रूट से लेके गया था, और कैप्टन ऑफ द शिप अपने रजिस्टर को दिखा रहा है कि देखो अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी से केस होता तो भी आप ये रजिस्टर को एडमिसिबल मानते और प्रूव कर सकते थे इस बात को कि शिप जो है वो दूसरे रूट से नहीं गया है, वो अपने प्रॉपर रूट से गया है। तो ये सेक्शन 26 क्लॉज बी में आपको पावर दी है। नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इलस्ट्रेशन सी भी दी गई है, इसको भी रीड कर लेते हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम कमिटेड बाय हिम एट कलकत्ता। ही प्रोड्यूसेस अ लेटर रिटन बाय हिमसेल्फ एंड डेटेड एट चेन्नई ऑन दैट डे and bearing the Chennai postmark of that day. The statement in the date of letter is admissible because if A were dead, it would be admissible under clause B of section 26. A पर कलकत्ता में क्राइम कमिट करने का आरोप है कि A ने कलकत्ता में कोई क्राइम करा है। A ने अपना लिखा हुआ लेटर प्रोड्यूस करता है जो चेन्नई से लिखा गया है और चेन्नई का पोस्ट मार्क भी है उस दिन का। लेटर की डेट का स्टेटमेंट एडमिसिबल है क्योंकि अगर ए मर गया होता तो ये रिलेवेंट हो जाता आपका क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 26 में। अब उस लेटर में क्या लिखा था वो भी एज डाइंग डिक्लेरेशन काउंट हो सकती है अगर वो सेक्शन 26 क्लॉज बी में अगर फॉल कर रहा है, और उस लेटर पे लिखी हुई डेट भी काउंट हो सकती है अगर वो सेक्शन 26 क्लॉज बी में फॉल कर रहा है। और ये कैसे प्रूव होगा कि वो सेक्शन 26 क्लॉज बी में फॉल कर रहा है, यानी वो फैक्ट्स टू फैक्ट्स पे डिपेंड करता है हर केस के। नाउ वी मूव ऑन टू एक्सेप्शन 2।
सेकंड एक्सेप्शन इस सेक्शन का बात करता है दैट an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it consists of a statement of the existence of any state of mind relevant or in issue made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by a conduct rendering its falsehood improbable. एक्सेप्शन 2 पहला देखा, अगर वो क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 26 में फॉल कर रहा है तो वो इंसान अपने एडमिशन को प्रूव कर सकता है. दूसरा, अगर जो एडमिशन कर रहा है उस पर्सन की कोई स्टेट ऑफ माइंड थी या बॉडी थी और उस स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी के साथ उसने कोई ऐसा कंडक्ट भी कर दिया है जिससे कि वो स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी फॉल्स नहीं बताया सकता कोई, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड भी है वो करने की और उसने ऐसा कंडक्ट भी कर दिया है. दोनों चीज़ अगर प्रेजेंट है तो आप स्टेट ऑफ माइंड को गलत नहीं बता सकते कि ये तो फॉल्स है स्टेट ऑफ माइंड. नहीं, एक्सेप्शन बता रहा है अगर ये दोनों चीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं तो आप अपने एडमिशन को खुद प्रूव कर सकते हैं. इसको समझते हैं इलस्ट्रेशन डी और ई के हेल्प से. इलस्ट्रेशन डी बात करता है ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन. नाउ ए के ऊपर आरोप है कि उसने चुराई हुई चीज़ों को अपने पास रखा जबकि उसको पता था कि ये चुराई हुई चीज़ें हैं. ए ऑफर करता है प्रूव करने के लिए कि उसने जो है मना कर दिया था उसको उसकी वैल्यू से सस्ते में बेचने से उसने मना कर दिया था. और ए जो है ये स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकता है. ए मे प्रूव दीज स्टेटमेंट्स दो दे आर एडमिशंस बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू. ना फैक्ट इन इशू था कि उसने स्टोलन गुड्स को अपने पास रखा हुआ है ये जान के कि वो चुराई हुई चीज़ें हैं. ए क्या बोलता है कि ऐसा है, ये जो चीज़ें हैं ना मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, मैंने सस्ते में देने से मना कर दिया. नाउ इससे क्या प्रूव हो रहा है, अगर वो चुराई हुई चीज़ें होती तो वो ए सस्ते में भी बेच सकता था. अब नाउ इलस्ट्रेशन ई बात करती है ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडेंटली हैविंग इन पोजेशन काउंटरफिट करेंसी विच ही न्यू टू बी काउंटरफिट. सो ए के ऊपर ऐसा एक्यूजेशन है कि उसने फ्रॉडेंटली अपने पास कुछ काउंटरफिट करेंसी रखी थी और उसको पता था कि ये काउंटरफिट करेंसी है. अब ए बोलता है मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं एक स्किलफुल पर्सन को पास गया था एग्जामिन करने के लिए कि करेंसी सही है या गलत, और उस पर्सन ने एग्जामिन भी करा था और उस पर्सन ने मुझे बताया था कि ये काउंटरफिट करेंसी नहीं है, ये तो जेन्युइन करेंसी है. और ए अपनी बातों को प्रूव कर सकता है. अब ए कैसे प्रूव करेगा कि वो स्किलफुल पर्सन के पास गया था? सेम, वो किसी दुकान में गया होगा, उसको कोई सर्टिफिकेट मिला होगा कि इस पर्टिकुलर करेंसी का कि ये पर्टिकुलर करेंसी जो है आपकी जेन्युइन है, फोर्ज नहीं है, काउंटरफिट करेंसी नहीं है. तो ए प्रूव कर सकता है अपनी स्टेट ऑफ माइंड को, क्योंकि फैक्ट इन इशू में है ना कि उसको पता था कि उसने चुराई हुई चीज़ें रखी, वो काउंटरफिट करेंसी रखी है. तो अपनी स्टेट ऑफ माइंड को वो कैसे प्रूव कर रहा है? कंडक्ट के साथ कि देखो भाई मेरे दिमाग में मुझे ये पता था कि काउंटरफिट करेंसी नहीं है और इस चीज़ को मैं कंफर्म करने के लिए एक एग्जामिन स्किलफुल पर्सन के पास भी गया था और उसने मुझे सर्टिफिकेट दिया है कि ये जेन्युइन चीज़ें हैं. तो अपने एडमिशन को ए यहाँ पर प्रूव कर सकता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेप्शन थर्ड की. नाउ एक्सेप्शन थर्ड जो है वो बताता है कि एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रिलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन. एक्सेप्शन 3 को अगर दूसरे नज़रिए से देखें कि रिलेवेंट अदरवाइज देन एन एडमिशन, तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट जो होती हैं वो एडमिशन की तरह एडमिसिबल नहीं होती है, बट वो इस्टेब्लिश कर सकती हैं एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू. और ऐसे केसेस में क्योंकि फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट क्वेश्चन में है तो पार्टी अपने खुद के स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकती हैं. और ये कवर्ड है सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 12 एटसेट्रा में. सेक्शन 4 में कैसे? व्हेन अ स्टेटमेंट इज मेड रिलेवेंट बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्ट जेस्टे दैट इज ड्यू टू द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. एग्जाम्पल से समझते हैं. Immediately after a road accident, if the victim has made a statement to the rescuer about the cause of the accident, he can prove that statement because it is part of the same transaction. Okay, so एक रोड पे एक्सीडेंट हुआ और जो विक्टिम था उसने रेस्क्यूअर को बताया कि मेरे को तो एक कार वाला ठोक के गया, उसकी गाड़ी का ये नंबर है. नाउ वो इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है बिकॉज ये पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन. ये एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट का ही एक पार्ट है कि ए ने जो विक्टिम था उसने रेस्क्यूअर को बताया कि कार का ये नंबर था और ये कलर की थी और कार ने मुझे आके ऐसे ठोक दिया. सेक्शन 6 में a statement may be proved by on behalf of the person who made it under section 6 if it accompanies or explain acts other than or if it influences the conduct of a person whose conduct is relevant. जैसे कि समझते हैं एग्जाम्पल से. where A says to B you have not paid my money back. ए बी को बोलता है कि तुमने मेरा पैसा वापस नहीं दिया है. बी चला जाता है चुपचाप साइलेंस में. तो ए मे प्रूव हिज ऑन स्टेटमेंट बिकॉज इट हैज इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ द पर्सन हुज कंडक्ट इज रिलेवेंट. यहाँ पर ए बी को बोलता है कि तुमने मुझे मेरा पैसा वापस नहीं दिया. बी चुपचाप वहां से चला जाता है. नाउ ए अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है कि बी ने ए का पैसा देना था, क्योंकि जब ए ने बी से पैसा मांगा तो चुपचाप वहां से चला गया, जबकि बी को बोलना चाहिए था कि मुझे तुम्हारा कोई पैसा नहीं देना.
परंतु बोलने के बजाय वो चुपचाप वहाँ से चला गया। तो ए अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है बी के कंडक्ट से। ए की स्टेटमेंट क्या कि बी ने उसका पैसा देना है, बी का कंडक्ट क्या, बी चुपचाप वहाँ से चला गया। तो ए अपनी स्टेटमेंट को खुद प्रूव कर सकता है अंडर सेक्शन 6। नाउ सेक्शन 12, when the statement explains his state of mind or bodily feeling, when such thing is relevant or is an issue, it can be proved by himself. For example, where the question is whether a person has been of cruelty towards his wife, he can prove his statement made shortly before or after alleged cruelty, which explains his love and affection for and his feeling towards his wife. So example के लिए सवाल उठता है कि क्या एक पर्सन ने अपनी वाइफ के ऊपर क्रुएल्टी कमिट करी है या नहीं। तो वो अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है कि उसने क्रुएल्टी नहीं करी है। और वो कैसे प्रूव करेगा कि शॉर्टली बिफोर और आफ्टर द एलिज क्रुएल्टी, क्रुएल्टी से पहले या क्रुएल्टी के बाद उसने अपनी बीवी के लिए लव एंड अफेक्शन शो करा और अपनी फीलिंग्स को जाहिर करा। जैसे कि या तो वो डेट पे लेके गया अपनी बीवी को, या फिर उसने उसको गिफ्ट देगा हो, और वो इन चीज़ों को प्रूव कर सकता है कि भाई मैंने क्रुएल्टी नहीं करी, देखो मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने इसको गहने दिलाए, साड़ी दिलाई, आइसक्रीम खिलाई और मैं बहुत खुश रखता हूँ उसे। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर सेक्शन 19 कि हम एडमिशन्स को प्रूफ कैसे करेंगे। और सेक्शन 19 में हमने देखा जनरल रूल, और उस जनरल रूल के 3 एक्सेप्शन देखे हमने।